नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है और नक्सलियों के खिलाफ अभियान को सफलता से अभूतपूर्व उसे सफलता मिल रही है। अमित शाह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का नया अभियान चलाया है और छत्तीसगढ़ में गांव-गांव तक विकास पहुंचा है। कई गांव में पहली बार वोटिंग हुई है। सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को भी रोका है। अगस्त को भी मैं गया। उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनंती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि दीपक बैज जो छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस के शासनकाल में भूपेश बघेल को लिखा होता तो शायद वो आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती, लेकिन तब आप हिम्मत नहीं कर पाए, तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। उन्होंने क्या कुछ और आगे कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। जी, छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती, लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे, क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश और प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। समाज के हितैषी बनने वाले कांग्रेसी भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई, एक धर्म विशेष के लोगों ने हत्या की, पूरा प्रदेश उसके लिए न्याय की मांग कर रहा था, तो भुवनेश्वर साहू के परिजनों पे आपने केस दर्ज किया, लेकिन भुवनेश्वर साहू की हत्या करने वालों पे आप कार्रवाई करने से हिचकते रहे। आपके मंत्री उसी जिले में रहते थे, परंतु उनके घर जाने की उन्होंने जहमत तक नहीं उठाई। तब ये पत्र लिखने वाले दीपक बैज जी आप कहां थे? पूरा प्रदेश धर्मांतरण की आग में जल रहा था। स्थितियां इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि तात्कालिक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को साहू समाज की बैठक में कहना पड़ा कि अब धर्मांतरण करने वाले क्या स्वर्ग में जाएंगे। तब कांग्रेस ने एक शब्द नहीं कहा, बल्कि आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो दिल्ली जाकर अवैध धर्मांतरण करने वालों को आश्वासन देकर आए थे कि हम आप यहाँ पे आइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। ये जो धर्म और जाति के नाम पे बांटने का जो आपका टूल किट है दीपक बैज जी, उसे जनता समझ चुकी है। अब ये काट की हांडी आपकी बार बार नहीं चढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जनता ने आपको बता दिया है कि आपके झांसे में वो नहीं आने वाली। तो मुझे लगता है जनता को बांटने का जो टूल किट है वो दिखाना बंद करें। छत्तीसगढ़ की जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है।
और रायपुर से अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो लोहारडीह मामले को लेकर के बोले हैं बघेल। पहले ही मामले में पूछे थे 5 सवाल, सरकार की तरफ से नहीं आया कोई बयान, ये भूपेश बघेल का कहना है। तो ये बड़ी जानकारी आपको रायपुर से दे रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी बयान जो है अभी सामने नहीं आया है, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बोला है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोहारडीह मामले को लेकर के ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पहले ही मामले में पूछे गए थे 5 सवाल और सरकार की तरफ से कोई भी जवाब इसका अभी तक नहीं आया है। यदि ये योजना सही नहीं है, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण बताए, सरकार फिर से योजना करेगी कि नहीं करेगी, या सरकार 167 लोगों को फांसी देना चाहती है, दिलाना चाहती है, ऐसा तो करना है। 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है, जिसमें उद्देश्य है कि संवेदनशील सुशासन में या किसी को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सीधा सबको फांसी में टांग दिया जाए। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सैकड़ों परिवार भी हुआ हुआ है। ये 167 लोग ही नहीं है, उससे जुड़े कितने परिवार हैं, कितने रिश्तेदारी हैं, हजारों की तादाद की उनकी रिश्तेदारियां हैं। और उसमें 167 में उसका अन्य भी लिखे, जब उसकी मर्जी होगी तो और लोग जोड़े। ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार बताए, पहली बात तो ये है कि धाराएं नई धाराएं लगी नहीं लगी। दूसरा, 167 लोगों की सूची है वो यही है कि नहीं है। तीसरा, फिर से विवेचना करेंगे क्या, या सरकार 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है। तो देश पहली बार हो गया मामले की सबसे पहला, और इस प्रकार की फांसी घोषणा पहला। ये बड़ा सवाल सरकार आपके माध्यम से सरकार करना चाहता है। अब सरकार क्या चाहती है, ये मेरा सवाल है। ये बात सरकार से जुड़े लोग रोज मीडिया के माध्यम से बात करते, तब उनसे पूछे तो छत्तीसगढ़ में 67 लोगों को फांसी सजा होगी, सोचिए बड़ा क्या होगा। दिलाना चाहती है क्या कि सरकार निरपराध लोगों को फांसी कराना चाहती है, जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन निर्दोष लोग जो 5 उदाहरण बताए, उसके बारे में सरकार फिर से विवेचना करेगी क्या, करेगी तो कब करेगी, कितने दिनों में करेगी। बिल्कुल नहीं। आखिर इतने महिला पुरुषों की शिकायत क्यों, उसका वीडियो आपने देखा होगा कि लड़की को, नाबालिग लड़की को पूछने का आदेश है। अपने आप की समान है प्रशांत साहू की मौत तो इसी के आदेश की जो पिटाई की कर्मचारी अधिकारी जो भी किया खुद पिटे, उसी कारण से मौत हुई, तो इसके खिलाफ भी वही धाराएं लगनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्या चल रहा है, वही हम जानना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या किया भाई। घटना 15 तारीख की है, 15 सितंबर की। 18 सितंबर को प्रशांत साहू की मृत्यु हो जाती है, और आज हो गया 7 तारीख 7 अक्टूबर, तो 15 साल 22 दिन बीत गया। आप कहां पहुंचे हैं। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज ने लोहारीडीह घटना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है
और इस पत्र में उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और घटना में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस घटना को डाइवर्ट करने और दबाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ देने की भी मांग की है। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज संकट में है, घटना को सरकार डाइवर्ट करने और दबाने की कोशिश कर रही है। बैज ने कहा कि इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री को राज्य सरकार को निर्देशित करना चाहिए। ये पहली बार है छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि 9 महीने नहीं 5 महीने के अंदर ही छत्तीसगढ़ के हर एक वर्ग इस सरकार के खिलाफ में लगातार आंदोलित है। मंत्रियों के बंगले लगातार घेरे जा रहे हैं, लगातार धरना स्थल में आज भी देखेंगे धरना स्थल पूरी तरह से पैक है। मतलब सरकार की गलत नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ के युवा और छत्तीसगढ़ की जनता लगातार पीस रही है और इस सरकार के पास ना कोई विजन है, न इस सरकार के पास कोई नीति है, ना सरकार के पास कोई नियत है। सिर्फ छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई के पैसा इस सरकार सिर्फ लूटने का काम करे, इसके सिवा कुछ भी नहीं। महाज्ञानी मंत्री टोपी चौधरी जी अभी तक तो पूरे विभाग को टोपी पहनाते आए हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को टोपी पहनाते आए हैं, व्यापारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। 32,000 करोड़ का बजट आखिर कहां गया? 32,000 करोड़ का कर्ज आखिर कहां गया? मैं टोपी चौधरी जी से निवेदन करता हूं, कृपया छत्तीसगढ़ की जनता से अवगत करा दे। छत्तीसगढ़ की जनता को आपने सिर्फ इस 8 से 9 महीने में, जो 5 साल में हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार में कभी 8-10 महीने में, एक साल में कभी इतने 1000 करोड़ का कर्जा नहीं लिया। आपने सिर्फ 8 से 9 महीने में 32,000 करोड़ का कर्जा ले लिए। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का हक है कि आपने 32,000 करोड़ का लिए कर्ज लिए, उस कर्ज को कहां कहां किस किस मद में आपने खर्च किए, इसके पहले हिसाब आपको देना चाहिए। उसके बाद आप बजट के लिए आपके पास पैसा है ही नहीं। आपने युवाओं को नौकरी देने का, रोजगार देने का, नौकरी देने का कहा। आज पूरे युवा लगातार आपके बंगले घेर रहे, पूरे धरने पे बैठे। उनके लिए क्या प्रावधान किया है टोपी चौधरी जी? मैं जरा से ये पूछ रहा हूं। आपने अभी तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाते आए हैं, अब नहीं चलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता का पाई पाई का हिसाब टोपी चौधरी को देना चाहिए। ये 9 महीने की सरकार, मैंने तो कहा, उस दिन भी कहा, आज भी कह रहा हूं, ये जल जगार नहीं बल्कि ये भ्रष्टाचार का जगार है। किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के मापदंड अपनाया गया है। मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये सरकार अपने चहेते कलाकारों को लाभ पहुंचाने के लिए, इस तरह के भ्रष्टाचार करने के लिए इस तरह के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। नहीं, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने के अंत तक जो भी संगठन में आंशिक फेरबदल करना है उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और संभवतः इस महीने तक नई कार्यकारिणी हमारे दिखेगा, ये पूरी हमको उम्मीद है। ये एक महत्वपूर्ण, अगर कोई बनना नहीं चाहता है उनको, हाँ, उनको तो पता भी नहीं होगा ये कांग्रेस का पदाधिकारी है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना कोरम पूर्ति करने के लिए मतलब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और आपके न्यूज चैनल के मालिक तक का फोन आया है, मेरी मजबूरी समझिए, मेरी मजबूरी समझिए, थोड़ा सा मदद कर दीजिए। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए और कितनी मजबूरी में है, तो किस किस हद तक जा सकते हैं, अब इससे अंदाजा लगा सकते। और जांजगीर चांपा में उधर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 बच्चे घायल हो गए हैं और बाकी 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का पामगढ़ अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं इस घटना के बाद से ही पिकअप चालक जो है फरार है। ये घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कुटरा बोढ़ की बताई जा रही है और इस मामले की जांच में जो है पामगढ़ पुलिस जुटी हुई है। तो
जांजगीर चांपा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर कुछ बच्चों को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर ये बच्चे निकले थे और इस दौरान जो है तेज रफ्तार पिकअप का कहर देखने को मिला और उसने इस बच्चों को टक्कर मार दी। हालांकि कुछ बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है और गंभीर उनकी हालत बताई जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ में इनका इलाज चल रहा है। और इन दिनों नवरात्रि का पर्व चल रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ रही है। रोजाना श्रद्धालु जो है वो दूर दराज से पहुंच रहे हैं मंदिरों में। गर्मी और उमस के बीच लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी माता के दर्शन करने आ रहे हैं। और इसी बीच शनिवार की रात माता का दर्शन करने पहुंची महिला श्रद्धालु की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। महिला की तबीयत बिगड़ते देख उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि महिला की मौत के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। इधर महिला की मौत के बाद से राजनांदगांव के कलेक्टर ने श्रद्धालुओं से भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील की। डोंगरगढ़ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक आई है। सैटरडे, संडे और पंचमी लगातार है, तो इस कारण से भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आज भी लगातार बढ़ रही है। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि सभी लोगों की अपनी अपनी बारी आएगी, उस बारी में वो जरूर उनको दर्शन लाभ मिलेगा। साथ में मेरी एक और अपील रहेगी कि जब कभी वो इनकी बारी आती है और उनके आसपास में अगर कोई वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, माता है, बच्चे हैं, तो वो उनको पहले दर्शन लाभ करने का उनको अवसर दे दें, तो सब लोगों के लिए बहुत बेहतर माहौल होगा। आज क्योंकि रस भी काफी है और ऐसी स्थिति में आज वहाँ एक कैजुअलिटी भी हुई है। करीब 35 से 40 साल की एक महिला है, माता जी हैं, उनकी वहाँ पे डेथ हुई है। तो डेथ के कारणों का भी बहुत पता नहीं लगा है। जैसे ही पता लगता है वो और क्लियर होगा। तो सब लोगों से अपील है कि हम बहुत अच्छे से माता जी का दर्शन करें। और जगदलपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के तहत टाटा जो है 15-12 वाहन ट्रक ने भारी मात्रा में अवैध रूप से मादक पदार्थ यानी गांजा का परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में करीब 805 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया। जब्त गांजा की कीमत तकरीबन 80,48,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि तस्कर गांजे को ओडिशा राज्य से धन पूंजी के रास्ते होते हुए महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। जिसमें 804 किलो मादक पदार्थ थे, जिनकी कीमत लगभग 80,48,000 रुपए के आसपास है। इसके अलावा ट्रक को भी जब्त किया गया है और साथ ही साथ दीप जलाने का जो तेल होता है उनके 105 कार्टूनों में इन्होंने घेर के रखा हुआ था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। और टोटल जब्त मशरूका का कीमत है 96 लाख रुपए के आसपास है। इसी तरह हम इस केस को भी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि इससे जुड़े सभी कड़ियों को हम खोल पाए। ट्रक मालिक के ऊपर कार्रवाई होगी, ट्रक मालिकों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। हमें पता चला कि जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वही इस सरगना को चला रहे हैं। इसके आगे भी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो इन्वेस्टिगेशन में मिलेगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन की अगुवाई में कोइबा के इको सेंटर में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह रखा गया है, जिसमें वन सुरक्षा समिति, ग्रामीण जन व स्कूल छात्र छात्राओं के बीच ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी उपस्थित रहे। आयोजन में वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के स्कूली बच्चों को प्रेरित किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने गीत व संगीत के माध्यम से वन्य प्राणियों की रक्षा, वनों की सुरक्षा को लेकर मनमोहक प्रस्तुति दी है। साथ ही आपको बता दें कि हाथी मित्रों का भी सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि गोवर्धन मांझी ने बताया कि जब तक वन है तब तक हम है।
मानव के द्वारा वनों की कटाई करने से वन्य जीव आखिर कहां जाएंगे। हमें वनों की रक्षा के साथ साथ पेड़ लगाना जरूरी है, जिससे पर्यावरण में संतुलन बना रहे। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, वन सुरक्षा समिति के सदस्य, वन कर्मचारी, स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वन जीव संरक्षण सप्ताह मनाया गया, सर क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे को आपने शामिल किया, इससे क्या बेहतर हो सकता है? जी, हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक जो है वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। इसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी को जो है वन्य प्राणियों के संरक्षण और वनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना। इसमें हमने बच्चों को भी शामिल किया है। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता, जो कि पर्यावरण और वन संरक्षण थीम पर बेस्ड था, तो ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों को अवेयरनेस इसमें हमने बढ़ाई गई है हमारे द्वारा। और ग्रामीण जनों को भी इसमें जो है हमने शामिल किया है कि कैसे जो है उनकी भी एक अहम भूमिका है, आदिवासी समुदाय और ग्रामीण समुदाय का, जो कि अभ्यारण्य में निवासरत हैं, वो भी जो है वनों में बचाने को अब जो है हमारे साथ प्रयासरत हैं। और हमें जो भी कुछ भी तस्करी का सूचना होता है वो मिलता है। अतिक्रमण भी स्वेच्छा से कई लोग जो है छोड़ रहे हैं, तो एक अनूठी पहल भी जो है की जा रही है। और इसी से जो है आने वाले वर्षों में हमें जो है मानव वन्य प्राणी द्वंद्व जो है वो कम होगा और एक सह अस्तित्व जो है मानव और वन्य प्राणियों का सह अस्तित्व जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। सप्ताह मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे और इस कार्यक्रम से क्या लोगों को सीखना है? कार्यक्रमों से लोगों को ये सीख मिलेगी कि हमको वन की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, जो हमारा जीवन उसी से चलता है। अनेक सारे चीज हमको वृक्ष से प्राप्त होते हैं, लकड़ी से लेकर फल फूल जड़ी बूटी जो भी है वो वृक्षों से भी हमें प्राप्त होते हैं। और जो हमारा शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन, हमें वृक्ष से ही प्राप्त होते हैं। और जब तक कि हमारा वन नहीं रहेगा, जो वन्य जीव है इनका भी एक संतुलन बना के रखने की जरूरत है। वन रहेगा तभी हमारे वन जी रहेंगे। तो इसीलिए हमारे आने वाला पीढ़ी को, जो आने वाला हमारा भविष्य है इस देश का, उनको इस बारे में ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है। चित्रकला के माध्यम से भी बच्चों ने अच्छा सा अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया, जो एक संतुलन होता है मानव और वन का, उसको उन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया है। और गरियाबंद में स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर के 100 से ज्यादा बच्चों को ओरल किट का वितरण किया है। इसके अलावा ग्रामीणों को खानपान में सुधार लाने, फ्लोरोसिस से बचने और सावधानी बरतने का उपाय बताया है। विभाग ने देवभोग ब्लॉक के 22 गांव में 2000 से ज्यादा स्कूली बच्चों का स्क्रीनिंग किया है, जिसमें से अब तक 200 बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस से पीड़ित या फिर आरंभिक लक्षण के पाए गए हैं। आए थे और कितने बच्चे को बांटा गया? सुखली बाटा, नागलडीही और धूपकोट के तीनों गांव के स्कूल के बच्चे को बुलाया गया था और इसमें करीबन 100 से ऊपर बच्चों को किट बांटा गया और बाकी जो बच्चे में जो कमी थी उनके लिए भी उपचार किया गया। तो और आगे क्या प्रयास किया जाएगा? आगे का प्रयास ये है कि फ्लोरोसिस से बच्चों को जो नुकसान होना है वो ना हो, आगे उनका मस्तिष्क का विकास अच्छा हो, खून की कमी ना हो, उसके लिए गोली और उनको उपचार बताया गया, क्या क्या खाना चाहिए, जिस फल में फ्लोरोसिस की मात्रा कम है, कौन से चीज़ को खाने से फ्लोरोसिस में सुधार होगा, तो उसके लिए पूरा उनको बताया गया है। किट बांटा गया और क्या क्या उनको बताया गया? यहाँ बच्चों को फ्लोरोसिस ना हो उसके लिए 3 गांव के बच्चों को किट्स बांटे गए हैं, जिसमें नागलदेही है, धूपकोट है और पास में एक और गांव है सुखली बाटा, उसके भी है। किट के अंदर मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ऐसा टूथपेस्ट जिसमें फ्लोरीन की मात्रा नील है ताकि और ना हो, और उसके अलावा टूथब्रश, ये सब बांटा गया है बच्चों को ताकि उनका ओरल हाइजीन भी अच्छा रहे और साथ साथ फ्लोरोसिस भी आगे ना बढ़े। उसके अलावा आज क्या शिविर था और क्या क्या बांटा गया? कुछ नहीं, हमारे को पहले से हमें पता था कि 99 फ्लोराइड बच्चे हैं जिनको फ्लोरोसिस है, हमारे पास डाटा था, तो हम उनका हेल्थ चेकअप करने और उनको जो हम ब्रश करते हैं उसमें फ्लोराइड होता है, तो हम कैसे फ्लोराइड इनटेक बॉडी में अवॉइड करें और अच्छा खाना खाएं वो बताने के लिए आए थे, ताकि उनको फ्लोरोसिस का जो है। तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।